आज हम मध्यकालीन यूरोप की खास सामाजिक संरचना को जानेंगे, जहां समाज साफ साफ बटा हुआ था। यह समय मुख्य रूप से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का है, जिसमें यूरोप ने एक व्यवस्थित समाज अपनाया, जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद भूमि मालिकाना और सामाजिक वर्गों पर टिका था, जिसमें भूमि का मालिक होना ऊंची हैसियत और ताकत का निशान था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 मुख्य वर्गों में बटा था, जहां हर वर्ग समाज को चलाने के लिए एक खास भूमिका निभाता था। ये 3 वर्ग ये थे: 1. पादरी वर्ग, चर्च से जुड़े धार्मिक लोग जो आध्यात्मिक और धार्मिक कामों के लिए जिम्मेदार थे। 2. अभिजात वर्ग, सेना और भूमि नियंत्रण से जुड़े लोग जो समाज को सुरक्षा देते थे। 3. कृषक वर्ग, भूमि पर मेहनत करने वाले लोग जो समाज के लिए अनाज और ज़रूरी चीज़ें पैदा करते थे। आइए इन हर वर्ग की भूमिकाओं, ताकतों और असर को गहराई से देखें और समझें कि वे मिलकर समाज को कैसे मजबूत बनाते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का बनना समय लगा, और NACERT की समय रेखा इसकी मुख्य घटनाओं का अच्छा नज़रिया देती है। 3री शताब्दी ई, रोमन साम्राज्य यूरोप की मुख्य राजनीतिक और सैन्य ताकत गिरने लगा। इस गिरावट ने पूरे यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक मुश्किलें पैदा की, जिससे समाज को जोड़ने और स्थिर करने वाली नई व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। 5वीं शताब्दी ई, इस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया, जिससे छोटे राज्य और क्षेत्रीय समूहों को कंट्रोल मिला। इससे मध्यकालीन काल की शुरुआत हुई और समाज की संरचना बदलने लगी। सामंती समाज के तत्व दिखने लगे, क्योंकि प्रभुओं और राजाओं ने अपने इलाकों में ताकत जमाई। 9वीं शताब्दी ई, इस समय तक सामंती व्यवस्था पूरी तरह बन चुकी थी। सामंती समाज में राजा, प्रभु और सामंतों की सीढ़ी जैसी संरचना स्थापित हो गई। राजा अपनी भूमि का कंट्रोल ताकतवर प्रभुओं और अभिजातों को देते थे, बदले में सैन्य सेवा और वफादारी मिलती थी। इस व्यवस्था ने यूरोप में व्यवस्थित और संगठित समाज बनाने में मदद की। 13वीं शताब्दी, इस समय तक शहर और व्यापार बढ़ने लगे। यूरोप का समाज, जो पहले खेती पर टिका था, आर्थिक बदलाव देखने लगा। लोग शहरों में बसने लगे और व्यापार तथा वाणिज्य ने सामंती व्यवस्था को चुनौती देनी शुरू कर दी। अब हम मध्यकालीन यूरोपीय समाज की संरचना को 3 वर्गों के आधार पर देखेंगे। ये वर्ग मध्यकालीन समाज में अहम भूमिकाएं निभाते थे और समाज के आसानी से चलने के लिए व्यवस्था बनाते थे। 1. पादरी वर्ग, चर्च के जरिए धार्मिक मार्गदर्शन देते थे और लोगों के आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन को प्रभावित करते थे। 2. अभिजात वर्ग, भूमि का मालिक होते थे और राजा के लिए सैन्य मदद देते थे। 3. कृषक वर्ग, भूमि पर मेहनत करते थे और समाज के लिए अनाज पैदा करते थे। आइए इन हर वर्ग को गहराई से जानें और समझें कि वे समाज को कैसे सहारा देते थे। पहला वर्ग, पादरी वर्ग। मध्यकालीन समाज में पादरी वर्ग की भूमिका को सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि वे चर्च से जुड़े थे। चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था, यह मध्यकालीन यूरोप में एक ताकतवर संगठन था जो समाज के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता था। चर्च लोगों को नैतिक और धार्मिक रास्ता दिखाता था, उनके व्यवहार और कामों को कंट्रोल करता था। चर्च का कंट्रोल इतना फैला था कि मध्यकालीन समय में हर व्यक्ति का जीवन चर्च के नियमों और शिक्षाओं से चलता था। पुजारी, भिक्षु, बिशप और अन्य पादरी लोग पढ़ाते थे और लोगों को जीवन जीने का तरीका बताते थे। चर्च के पास यूरोप में बहुत सारी भूमि और संपत्ति थी, जो मुख्य रूप से लोगों के दान से आई थी। मध्यकालीन यूरोप में लोग मानते थे कि चर्च को भूमि या पैसा दान करने से उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए लोग अपनी संपत्ति और पैसा अक्सर चर्च को देते थे। चर्च के पास इतनी भूमि थी कि वह यूरोप के बड़े भूमि मालिकों में से एक था। इसके अलावा चर्च एक कर वसूलता था, जिसे दशांश कहते थे। दशांश व्यक्ति की कमाई या उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा था जो चर्च को दिया जाता था। इस कर ने चर्च की आर्थिक ताकत को और मजबूत किया और समाज पर उसके कंट्रोल को बढ़ाया। चर्च धार्मिक उत्सव आयोजित करता था। क्रिसमस और ईस्टर जैसे उत्सव सिर्फ धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक समारोह भी थे, जहां लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते थे। चर्च इन उत्सवों का इस्तेमाल अपनी शिक्षाओं को फैलाने और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए करता था। ये उत्सव समुदायों को जोड़ते थे और समाज में एकजुटता की भावना पैदा करते थे। चर्च के पास एक और ताकतवर हथियार था, जिसे बहिष्कार कहते थे। बहिष्कार का मतलब था किसी व्यक्ति को समाज से बाहर करना, उसे सभी धार्मिक और सामाजिक कामों से अलग करना। यह सज़ा बहुत सख्त थी, क्योंकि इससे व्यक्ति का समाज से रिश्ता टूट जाता था। इसके जरिए चर्च अपने नियमों और नैतिकता को लागू करता था और लोगों को कंट्रोल में रखता था। अब हम दूसरे वर्ग, अभिजात वर्ग की ओर बढ़े, जिनकी भूमिका सैन्य मदद देना और समाज की रक्षा करना था। अभिजातों के पास भूमि और ताकत थी,
जो अपने इलाकों में नियमों और कानूनों को लागू करते थे। सामंती व्यवस्था में राजा और अभिजातों के बीच एक खास अनुबंध था जिसे सामंतता कहते थे। राजा अपनी भूमि का एक हिस्सा, जिसे सामंत कहते थे, किसी अभिजात को देता था। बदले में अभिजात राजा के प्रति वफादारी और सैन्य सेवा का वादा करता था। इस अनुबंध ने एक मजबूत रिश्ता बनाया जो समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता था। भूमि पाने वाला अभिजात सामंत कहलाता था और भूमि देने वाला प्रभु। सामंती व्यवस्था में यह रिश्ता जरूरी था क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था बनती थी। अभिजातों के बीच एक सख्त सीढ़ी थी। सबसे ऊपर प्रभु थे जो बड़े इलाकों और भूमि पर कंट्रोल रखते थे, जबकि उनके नीचे सामंत थे जो उनके अधीन छोटे इलाकों का संभाल करते थे। यह सीढ़ी इस तरह बनी थी कि हर स्तर का अभिजात राजा या ऊपरी व्यक्ति के प्रति वफादारी देता था और नीचे वालों की रक्षा करता था। इस सीढ़ी ने समाज में सुरक्षा और मदद का नेटवर्क बनाया जो स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखता था। अभिजातों का एक अहम हिस्सा नाइटहुड था। नाइट योद्धा थे जो अपने प्रभु और राजा के लिए लड़ते थे। उनकी मुख्य भूमिका इलाके और लोगों की रक्षा करना था। नाइट बनने के लिए सख्त ट्रेनिंग और शिष्टाचार कोड का पालन जरूरी था। शिष्टाचार एक नैतिक कोड था जो सम्मान, बहादुरी और वफादारी पर जोर देता था। इस कोड ने नाइटों को सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि जिम्मेदार और सम्मान वाले व्यक्ति बना दिया जो समाज के ऊंचे मूल्यों को बनाए रखते थे। अभिजात के जीवन का केंद्र उनका किला था जो एक मजबूत और सुरक्षित इमारत था। किला सिर्फ घर नहीं था, यह एक सैन्य किला था जो सुरक्षा और ताकत का निशान था। अभिजात अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। अब हम तीसरे वर्ग, कृषक वर्ग की ओर देखें जो समाज का आर्थिक आधार बनाते थे। कृषक वे लोग थे जो भूमि पर मेहनत करते थे और समाज के लिए अनाज और संसाधन पैदा करते थे। कृषक समाज के लिए ज़रूरी थे क्योंकि वे अनाज उत्पादन और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते थे। वे प्रभु की भूमि पर खेती करते थे। उनके पास सीमित हक थे और वे कड़ी मेहनत में लगे रहते थे। कृषक मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। एक, स्वतंत्र कृषक, उनके पास कुछ हक और अपने काम पर कंट्रोल था लेकिन उन्हें प्रभु को कर और किराया देना पड़ता था। दो, दास, दासों का जीवन बंधा हुआ था और वे प्रभु की भूमि से जुड़े थे। उन्हें प्रभु की भूमि पर काम करना पड़ता था और बिना इजाज़त कहीं नहीं जा सकते थे। कृषकों का जीवन मैनोरियल व्यवस्था के तहत व्यवस्थित था। मैनोर एक बड़ा इलाका था जो किसी अभिजात के कंट्रोल में था जिसमें छोटे गांव शामिल थे। मैनोर के अंदर जरूरी सब चीज़ें पैदा होती थीं जिससे यह खुद पर निर्भर व्यवस्था बनी और समाज की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण बनी। सामंती समाज के सबसे ऊंचे समय में शहर उभरने लगे और आर्थिक बदलाव शुरू हो गए। इससे लोग खेती से आगे बढ़कर नई नौकरियां और व्यापार की तलाश करने लगे। शुरू में समाज मुख्य रूप से भूमि और खेती पर निर्भर था, लेकिन शहरों के बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य भी फैला। लोग व्यापारी और कारीगर बनकर शहरों में बसने लगे जिससे एक नया मध्यम वर्ग बना। ये नए शहर कुछ हद तक आज़ाद थे क्योंकि वे सामंती बंधनों से बाहर चलते थे और आर्थिक विकास तथा व्यापार पर फोकस करते थे। ये शहर सामंती व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, इसलिए समाज में उनकी अहम भूमिका थी। शहरों में बाजार और व्यापार केंद्र बने जहां स्थानीय और क्षेत्रीय चीज़ों का लेन देन होता था। शहरों के उभरने के साथ गिल्ड की धारणा भी बनी। गिल्ड कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे जो बाजार और व्यापार को कंट्रोल करते थे। हर पेशे में लोग अपना गिल्ड बनाते थे ताकि गुणवत्ता, कीमत और उत्पादन के मानक तय कर सकें। गिल्ड अपने क्षेत्र पर एकाधिकार रखते थे, यानी सिर्फ गिल्ड के सदस्य ही उस व्यापार में हिस्सा ले सकते थे। गिल्डों की एक ट्रेनिंग सिस्टम थी जिसे शिष्यावास कहते थे। इसमें युवा मजदूर अनुभवी कारीगरों या मास्टर्स के तहत ट्रेनिंग लेते थे ताकि हुनर सीखें और आगे खुद से काम कर सकें। गिल्डों के नियम और दिशाएं आर्थिक स्थिरता और गुणवत्ता कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते थे। सामंती व्यवस्था धीरे धीरे यूरोप में बड़े बदलावों से कमज़ोर हुई। सबसे बड़ा कारण ब्लैक डेथ था जो 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली प्लेग थी। इस बीमारी ने यूरोप की बड़ी आबादी को मिटा दिया जिससे मजदूरों की कमी हो गई। कम लोगों के काम करने से जो बचे वे ज़्यादा सौदेबाजी की ताकत पा गए और बेहतर काम की स्थिति तथा मजदूरी की मांग करने लगे। इसके अलावा राजा अपनी ताकतों को केंद्रित करने लगे। पहले सामंती प्रभुओं के पास स्थानीय कंट्रोल था, लेकिन अब राजा केंद्रित सरकारें बनाकर अपनी सत्ता मजबूत करने लगे। इस केंद्रित ताकत ने सामंती प्रभुओं को कमज़ोर किया और राजाओं को ज़्यादा ताकतवर बना दिया। जैसे जैसे सामंती प्रभुओं की ताकत घटी और राजाओं का कंट्रोल बढ़ा, राष्ट्र राज्यों की धारणा बनी। राष्ट्र राज्य वे इलाके थे जिनकी साफ सीमाएं थीं और केंद्रित सरकारें पूरे इलाके पर कंट्रोल रखती थीं। राजाओं ने अपनी कानूनी सिस्टम, कर और सेनाएं बनाई
ताकि सामंती प्रभुओं पर निर्भर हुए बिना अपने इलाकों पर कंट्रोल रख सकें। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे सामंती व्यवस्था को बदल दिया और आधुनिक राज्य बनाने शुरू कर दिए। सामंती प्रभु जो पहले अपने इलाकों में आज़ादी का मजा लेते थे, अब राजाओं के कंट्रोल में आ गए। कुछ प्रभुओं ने इस बदलाव को मान लिया और राजा के सलाहकार या अधिकारी बन गए, नई व्यवस्था के तहत शासन करने लगे। लेकिन कुछ प्रभुओं ने विरोध किया, जिससे राजा और अभिजातों के बीच झगड़े हुए। धीरे धीरे केंद्रित सरकारों और स्थायी सेनाओं के बनने से सामंती प्रभुओं की भूमिका कम हो गई और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनी। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सार करें ताकि मध्यकालीन यूरोपीय समाज की समझ हो। सामंती समाज के मुख्य 3 वर्ग थे। पादरी वर्ग मतलब धार्मिक वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब सैन्य और भूमि मालिक वर्ग, तथा कृषक वर्ग मतलब मजदूर वर्ग। हर वर्ग समाज के आसानी से चलने के लिए खास भूमिका निभाता था। पादरी वर्ग आध्यात्मिक रास्ता दिखाते थे, अभिजात वर्ग सुरक्षा और कानून लागू करने में लगे थे, तथा कृषक वर्ग समाज की बुनियादी ज़रूरतों और अनाज उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे। चर्च मध्यकालीन यूरोप की सबसे ताकतवर संस्था थी, जो भूमि का मालिक होती थी, दशांश वसूलती थी तथा समाज के नैतिक और धार्मिक जीवन को कंट्रोल करती थी। बहिष्कार की ताकत ने चर्च के असर को मजबूत किया और लोगों को चर्च के नियमों तथा नैतिकता का पालन करने पर मजबूर किया। अभिजात वर्ग भूमि मालिकाना और सैन्य मदद देते थे तथा राजा के प्रति वफादारी दिखाते थे। नाइटों की भूमिका और उनका शिष्टाचार कोड, जो सम्मान और बहादुरी पर टिका था, ने अभिजात वर्ग के मूल्यों को परिभाषित किया। कृषक वर्ग भूमि पर मेहनत करते थे तथा समाज के लिए ज़रूरी अनाज पैदा करते थे। मैनोरियल व्यवस्था ने खुद पर निर्भर अर्थव्यवस्था बनाई तथा समाज की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा। शहरों का उभरना और गिल्डों का बनना ने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। एक आज़ाद अर्थव्यवस्था बनाई जो गुणवत्ता और स्थिरता पर फोकस करती थी। गिल्डों ने आर्थिक स्थिरता को कंट्रोल किया तथा कारीगरों और व्यापारियों के लिए व्यवस्थित ट्रेनिंग तथा मानक दिए। ब्लैक डेथ, शहरों का विकास तथा राजाओं द्वारा केंद्रीकरण के कारण सामंतवाद कमज़ोर होने लगा तथा एक नई राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्र राज्य उभरने लगे। केंद्रित सरकारों के साथ राजाओं ने कंट्रोल जमाया, सामंती प्रभुओं की ताकत को कम किया। इस बदलाव ने आधुनिक यूरोप की बुनियाद रखी। ये था 3 वर्ग अध्याय का पूरा वर्णन। इस वीडियो में हमने देखा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कैसे व्यवस्थित सिस्टम पर टिका था और सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कैसे कमज़ोर हुई। अगर आपको यह वीडियो मददगार और मज़ेदार लगा तो लिगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल पर और ज़्यादा जानकारीपूर्ण और आसान विषयों के लिए बने रहें। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।